सब्र करो। शाहनवाज ने उसका फ़ोन खींच लिया। अपनी कंपनी मेरे नाम करो और अपनी बीवी को ले जाओ, फिर तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, बस। हाँ बस। तब रेज शाह ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया तो शाहनवाज ने उसे पकड़ा। तो क्या सच में इतनी जल्दी मान गया था वो? शाहनवाज दिल ही दिल में खुश हुआ। वकील साहब, मेरी कंपनी के कागजात किसी और के नाम करवाने हैं मैंने। जी आज ही, अर्जेंट, रात तक का वक्त नहीं है। ओके, मैं मिलता हूँ। उसने कॉल काटी। काम हो जाएगा, अब मेरी बीवी को बुलाओ। वो ज़बरदस्ती या तोड़फोड़ इसलिए नहीं कर रहा था कि उस वक्त मन्नत के साथ उसके आदमी थे। उसके किसी कदम पर भी उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इतनी जल्दी क्या है? जब काम हो गया तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। तब रेज शाह ने साथ पड़े मेज़ को हाथ मारकर नीचे गिराया। मेरा जब्त मत आजमाओ शाहनवाज, तुम देख सकते हो उसे बस। वो अंदर से डर गया, इसलिए फ़ौरन हामी भरी। उसे अम्मी के पास भेजो और रात तक वो वहीं रहेगी। फ़ौरन करो। शाहनवाज ने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया, जिसने फ़ौरन ये काम अंजाम दिया था। अपनी माँ को दरवाजे से निकलता देख उसने उन्हें देखा। मेरी ज़िंदगी मैंने आपको सौंपी है। तब रेज शाह ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया और वो बाहर निकल गया। वो उसे वहाँ से फ़ौरन ले जा सकता था। इतना सब करने की उसे ज़रूरत नहीं थी। वो उसकी बीवी थी, लेकिन वो बहुत कुछ सोच कर रहा था। वो सीधा वकील के पास गया। कागजात नकली बनाने हैं, वो पुरसकून लहजे में बोला। क्या मतलब शाह साहब? उसने सूरत हाल बताई तो वकील ने सर हिलाया। काम हो जाएगा सर, आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। जितनी जल्दी हो सके बना दें। ठीक है, बस कुछ देर में मैं मिलता हूँ आपसे। उसने दुरेद को फ़ोन करके हालात बताए थे, साथ जिसने उसे सब ध्यान से करने को कहा था। उसने पुलिस को मुलविस करने का कहा, लेकिन शाह ने इनकार कर दिया था। वो ये सब ज़ाती तौर पर करना चाहता था। कागजात तैयार करवाते ही वो फ़ौरन अपने वकील के साथ वहां पहुंचा, जहां शाहनवाज का वकील भी मौजूद था। इस खेल का पुराना खिलाड़ी था, इसलिए उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। मेरा वकील पहले कागजात की जांच पड़ताल करेगा, उसने कहा। तो तबरेज़ शाह ने कंधे उचका दिए और टांग पर टांग रखकर बैठ गया। उसके वकील ने उसे हाँ में जवाब दिया तो वो खुशी से निहाल होता उठ खड़ा हुआ। तब रेज शाह के वकील ने कागज़ ऐसे बनाए थे कि उनका नकली लगने का इम्कान ही ना था, या शायद जब तक दूसरा वकील ज़्यादा जांच पड़ताल करके ये सब जानता, तब तक वो उसे अपने हाथ में ले चुका होता। दस्तखत कर दें यहाँ। तब रेज शाह के वकील ने कहा तो उसने खड़े होते शाहनवाज को देखा। मन्नत को बुलाओ, ये काम पहले। मेरी बीवी इसी वक्त मेरे सामने मौजूद होगी तो ही करूँगा साइन। वो हतमी लहजे में बोला तो उसने मुलाजमा को इशारा किया। उसकी माँ ने बाहर आते उसके गनूदगी में होने का बताया तो वो लब भींच कर रह गया। फिर दस्तखत करते शाहनवाज के मुंह पर कागजात मारे और अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। आखिर मेरा सब हो ही गया ना, पा लिया मैंने सब कुछ, मैं जीत गया। वो जो खुशी से दस्तखत करके अपनी खुशी का जश्न मना रहा था, मुंह पर पड़ने वाले पंच से ज़मीन पर गिरा। क्या तकलीफ है खबीस इंसान तुम्हें? मेरी बीवी को हाथ किसने लगाया? मैंने नहीं। हाथ कैसे लगाया उसे? वो उसे पकड़ता उठाते हुए बोला। मेरे आदमी, मुझे नहीं मालूम। शाहनवाज ने अपना आप उससे छुड़वाते कहा। तब रेज शाह ने पल में उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। शाहनवाज के गार्ड्स ने उसे अलहदा किया, नहीं तो ऐन मुमकिन था वो अपने सौतेले बाप को कत्ल कर डालता। उन दोनों को ढूंढो, उसने अपने आदमी को कहा तो वो सर हिलाता बाहर गया। तब रेज शाह आगे बढ़ा और ज़मीन पर पड़े अपने सौतेले बाप के पास बैठा और धीरे से जेब में हाथ डाला। जाओ यहाँ से, शाहनवाज चीखा। इतनी जल्दी क्या है डैड? अपनी खुशी का जश्न नहीं मनाएंगे? अगले लम्हे उसके महल में उसकी दर्दनाक चीखें थीं, क्योंकि तबरेज शाह अपने कटर से उसके गालों को काट चुका था। मन्नत का कट इसके आगे कुछ भी ना था। शाहनवाज के चेहरे से खून भर भर कर गिरने लगा था। वो चीखता रोने लगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब रेज शाह ने उसे आखिरी ठोकर मारी। तुझे माफ़ अब भी नहीं किया। वो क्या है ना, मेरी बीवी घर जाकर नाराज़ ना हो जाए, इसलिए कुछ बदला भी ले लिया, बाकी का उधार कर लेते हैं बाद के लिए। शाहनवाज का सांस सूख गया था। अभी भी कुछ बचा था। और हाँ, मुझे याद आया, वो दरवाजे से ही मुड़ते हुए बोला था। चेहरा पुरसकून सा था। मेरी कंपनी ने काफ़ी ज़कात दी थी तुम्हें, लेकिन अब नहीं, वो कागज़ नकली थे। तब रेज शाह आगे बढ़ा और मन्नत को गोद में उठाता वहाँ से निकल गया। अरेस्ट हिम। बाहर निकलते उसने पुलिस ऑफिसर को कहा, जो सर हाँ में हिलाता अंदर चला गया। खुद के पीछे उसने उसकी हज़ारों गालियाँ सुनी थी, लेकिन कान ना धरा। मन्नत का चेकअप करवा के वो घर ले आया था। कट गहरा नहीं था, सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा था। जख्म जल्दी भर जाता। उसका होंठ भी फटा हुआ था, यानी उस पर हाथ उठाया गया था। उसने अपने इश्तियाल को काबू में किया, इसका भी बदला बाद में। मन्नत को साथ लगाते उसने अपने घर को देखा, जिसे चंद घंटों में उसने पहले जैसा करवा लिया था वापस।
चीज़ें काफ़ी कम थी क्योंकि काफ़ी कुछ तोड़ दिया गया था, लेकिन था सब साफ शीशा। मन्नत को कहते देख वो फ़ौरन उसे खुद से लगा गया। बताने का एक तरीका था कि वो अब उसके पास है। मन्नत ने आंखें खोलते उसे अपने पास महसूस किया तो फ़ौरन उसके गले लगी और ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मन्नत स्टॉप इट, मैं मर गया हूँ जो यूं रो रही हो। उसे और ज़ोर से रोते देख वो धाड़ा था तो यकदम वो उससे दूर हुई और सहमे अंदाज में उसे देखने लगी। तब रेस शाह ने आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। कैसी हो? मन्नत ने आंखों में आंसू लिए उस संगदिल को देखा और फिर वापस लेट गई। तुमसे मुखातिब हूँ। तब रेस शाह ने उसके माथे पर बोसा देते उसके कान में कहा, ठीक हूँ। दो लफ्ज़ी जवाब, मुझे सोना है। सो जाना, लेकिन अभी खाना खा उठकर। मन्नत ने नम होती आंखों को झपका जैसे आंसू अंदर ले जाना चाह रही हो। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं, जानता हूँ। तब रेस शाह ने कहा और बाहर निकल गया। वो रोती तकिए में मुंह दे गई, लेकिन फिर तकलीफ महसूस करती उठकर बैठ गई। तब रेस शाह ने उसके आगे ट्रे रखी और छोटे छोटे लुक़्मे बनाकर उसे खिलाने लगा, जो वो खामोशी से खाने लगी। खाकर वो दोबारा लेट गई तो तबरेज़ शाह ने गहरी सांस भरी। मुझे अभी तुम चाहिए हो। मन्नत ने जब दोबारा उसे बाहर जाते महसूस किया तो बोली। तबरेज़ शाह ने झटके से मुड़कर उसे देखा। आया उसे ही मुखातिब किया गया इस लहजे में। एक्सक्यूज़ मी, मुझसे मुखातिब हो? जी, वापस आओ। तबरेज़ शाह लंबे लंबे डग भरता उसके नज़दीक आया और जगह बनाता बैठ गया। ये मुखातिब किस अंदाज में हो मुझसे तुम? खामोश रहें। इस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कुछ देर पहले तुम्हें सोना था ना, सो जाओ, मैं कुछ काम निपटा लूँ। मुझसे ज़रूरी हो गया है अब सब कुछ। उसकी आवाज़ सुनते तबरेज़ शाह के कदम रुके। फिर जूते उतारता वो अपनी जगह पर आया और उसके साथ लेट गया। दोबारा ये मत कहना तुम मुझे। सुन रही हो मेरी बात? जी। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, लेकिन जो दर्द दिल में है, इन जख्मों का दर्द उनसे कई गुना कम है। इस वक्त पुरसकून रहो, मैं सब संभाल लूँगा, सब सही कर दूँगा। वो सब भूलता उसकी तरफ रुख मोड़कर बोला। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस पर गुस्सा करता या उसे कुछ और कहता। वो उस वक्त उसे ये अच्छी खबर भी नहीं सुनाना चाहता था। वो सब निपटा कर फिर अच्छे से उसे ये खबर देता जो उसकी ज़िंदगी में बेशक अल्लाह की एक नेमत थी। क्या आप मुझसे अलहदा नहीं होना चाहते थे? मुझे वापस क्यों लाए? तब रेस शाह ने सख्त घूरी से उसकी आंखों में देखा। तुम्हें तो मर कर भी नहीं छोड़ूंगा, ये अपने छोटे से जहन में बिठा लो बात। मन्नत के दिल पर उन लफ्ज़ों ने ठंडी फुहार का काम किया था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। मुझे कुछ चाहिए इस वक्त। क्या चाहिए? इस वक्त नहीं, सो जाओ, कल से बात करेंगे इस मौजू पर। ओके, आप कहीं मत जाना। ठीक है, पहले सॉरी करो मुझसे। किस लिए? तुम कहने पर। तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? बस मैं जब भी आपसे नाराज़ होंगी आपको तुम ही कहूँगी। खबरदार। मन्नत ने आईब्रो उचकाई जैसे कहना चाह रही हो कुछ भी कर लो ऐसा ही होगा। अब तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? सो जाएं। मन्नत ने उसकी गर्दन मोड़ते हुए कहा। तुम मेरा कीमती असासा हो मन्नत। तुम्हारे दूर जाने पर जाना है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, अकेले आए हो? हाँ, दोस्त के साथ आया था लेकिन उसे जाना पड़ा। ओह अच्छा, तुम भी बैठ जाओ, साथ डिनर कर लेते हैं। अकेले बैठकर खाना खाते अच्छे नहीं लगोगे। रुबाब ने अच्छे दोस्त की हैसियत से उसे दावत दी। वो उसका अच्छा दोस्त रहा था। वैसे भी जैसे उसने आखिरी बार उससे बात की थी वो काफ़ी शर्मिंदा थी। बासित ने हैरत से रुबाब को देखा जिसने बिना उससे पूछे उसे बैठने की और डिनर की दावत दे डाली थी। वो थका हुआ था, लेकिन उसके एक बार कहने पर आया था कि अच्छा वक्त उसके साथ गुजारेगा। और यहाँ मैडम, तुम काफ़ी प्यारी हो गई हो। फ़हद के इस कॉम्प्लीमेंट पर बासित ज़िया ने मुठियाँ भींची। रुबाब उसे कतराई और कनखियों से बासित को देखा और जिसका चेहरा स्पाट हो चुका था। तुम शादी कब कर रहे हो? तुमने कर ली तो तुमने कर ली, नहीं तो तुमसे कर लेता। अब कोई और ढूंढनी पड़ेगी। इनफ मिस्टर फ़हद। बासित की बर्दाश्त यहीं तक की थी। यकदम ग्लास मेज़ पर रखता वो खड़ा हुआ। लोग अब उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। मैं बस मजाक, मेरी बीवी से इस हद तक फ्री होने की इजाज़त नहीं देता मैं किसी को भी। बासित सब देख। लेकिन बदले में बासित ने उसे जिन नज़रों से देखा वो खामोश हो गई उसी पर। एक्सक्यूज़ मी, तुमने आना हो तो आ जाना, वो कहता बिल पे करता बाहर निकल गया। यार मैं मजाक कर रहा था। फ़हद ने उसका हाथ थामते कहा तो रुबाब ने फ़ौरन अपने हाथ हटाए। सद शुक्र के बासित चला गया था, नहीं तो इस हरकत पर वो उसके जबड़े तोड़ देता और एक नया हंगामा शुरू हो जाता। रुबाब, वो जाने को मुड़ी थी। तुम्हारा शोहर बहुत तंग सोच का मालिक है, तुम चाहो तो उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना। रुबाब ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर धक्का देती बाहर निकल गई। बासित शायद उसकी जहनियत को समझ गया था। वो तो अच्छा दोस्त था, लेकिन इस वक्त में अच्छे दोस्त मिलना भी मुश्किल थे।
वो खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गई तो बासित ने गाड़ी चलाते घर के रास्ते पर डाली। आहिस्ता चलाएं। उसकी स्पीड देखते उसे कहना पड़ा, जवाब निदार्थ, अगर तुम्हारा अपने दोस्त के साथ प्लान था तो मुझे बता देती, मैं ड्रॉप करके चला जाता। नहीं, वो तो अचानक मिला था, रुबाब ने हैरत से कहा। उसे कोई गलत फहमी हुई थी। खाना भी नहीं खाया आपने? अभी खाना सर्व ही हुआ था जब ये सब हो गया। भूख मर गई है मेरी, बासित ने कहा तो गाड़ी में खामोशी छा गई। घर जाकर भी उसने कोई बात नहीं की, ना रुबाब ने उसे छेड़ा। शायद बासित ने जब उसे पहले फाहद को छोड़ने का कहा था वो तभी उसकी ज़हनियत और बुरी सोच को भांप गया था। नहीं तो बासित ने उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। और इस बात के बाद तो वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती थी। इस बात के बाद वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती और अपनी मर्जी से आती जाती थी। वो एक आध बार तबरेज़ शाह से भी मिली थी और वो बासित से मिलने घर आया था। तब भी उसने रुबाब को ख़ास ताकीद की थी कि उसके दोस्त को अच्छे से वेलकम किया जाए। सब कड़ियाँ हल हो गई थी और अब तक वो सोचती रही कि न जाने बासित को फ़ाहद से क्या मसला है। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। रुको, मैं कह रही हूँ ना। दुरेद ने आगे बढ़ते उसके हाथ से गन छीनी और उसे धक्का दिया। मेरा दिल शिद्दत से चाहता है कि अपने इस भारी हाथ की जोर आजमाई तुम्हारे चेहरे पर करूं, लेकिन क्या करूं, मेरा दीन इजाज़त नहीं देता और तुम्हारे लम्स से मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। जल्द मिलेंगे। उसने कहते ही इशारा किया तो उसे गाड़ी में बिठा दिया गया। दुरेद वॉशरूम की तरफ बढ़ा जहाँ से अब उसके बेटे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने आगे बढ़ते उसे गोद में लिया और रोते हुए को जा बजा चूमने लगा। उसने जान लिया था कि औलाद से इंसान को आजमाया जाता है। हाजिक के सर पर हल्की सी चोट थी और कपड़े 2 दिन पुराने जिससे बदबू आ रही थी। वो रोता बिलखता टांगें चला रहा था। उसका डायपर बदला गया था और उसे दूध शायद चंद कतरे पिलाए गए थे। वो उसे लेता वापस अपनी जगह में आ बैठा। उसके चेहरे पर फूंक मारता। वो पागल होने को था। दूध का इंतज़ाम करते उसने उसे पिलाना चाहा, लेकिन शायद वो बच्चा भी अपनी माँ की दीद का प्यासा था। जितनी जल्दी हो सकता है तेज़ चलाओ गाड़ी, सारे सिग्नल्स तोड़ दो, उसने हुक्म जारी किया और अगले कुछ घंटों में उन्होंने लाहौर में कदम रखा था। सर, इसका क्या करना है? इसे बाकी कैदियों के साथ मत रखो, अलहदा रखो और लेडी कांस्टेबल को बोलो जितना गुस्सा है निकाल दे आज सब इस पर, लेकिन मरनी नहीं चाहिए ये। अब आप घर जाएंगे? हाँ, यक लफ्ज़ी जवाब देता वो अपने नहीं बासित ज़िया के घर आया था। अंदर दाखिल हुआ तो रुबाब ने फ़ौरन हाजिक को थामा और उसे चूमने लगी, जो सो गया था लेकिन अब फिर जागता रोने लगा। हाजिक, उसके पपड़ी ज़्यादा होंठों से एक ही नाम बरामद हुआ, राबी को पकड़ाओ जाकर, वो पागल होने को है। उसे संभालो दुरेद। बासित ने रुबाब से हाजिक को लेते दुरेद को दिया और उसे जाने का कहा तो वो चला गया। दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ, जो बमुश्किल थोड़ा सा उठकर बैठी थी। बिखरा हुलिया, पेट पर पट्टी, सोरख आंखें जो रत जगह की गवाह थी, बिखरे बाल और पपड़ी ज़्यादा हों। दुरेद कदम कदम चलता उसके पास आया और हाजिक को एक नज़र देखा, जो दोनों माँ बेटा एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। हाजिक को उसकी गोद में दिया तो उसके मुंह से सिसकी बरामद हुई, लेकिन सारे दर्द को पसे पुष्ट डालते वो उसे अपने साथ लिपटाकर चूमने लगी। दुरेद ने नम होती आंखों से ये मंजर देखा और वॉशरूम में बंद हुआ। वापस आया तो वो उसके कपड़े उतार रही थी, जिसमें खासी मुश्किल हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। हाजिक को रैशेज हुए थे। उसका जिस्म हल्का सुर्ख था। रुबाब अंदर आई और उसके कपड़े जो उसने नए खरीदे थे हाजिक के लिए वो देकर चली गई। रुबाइशा ने उसे अच्छे से साफ किया, बिना डायपर लगाए उसके कपड़े बदले और उसे लिपटाए रखा। देर कर दिया आपने, हाल देखा है मेरे बेटे का आपने? चंद लम्हों बाद उसकी आवाज़ दुरेद के कानों में पड़ी। दुरेद ने उसे जिन निगाहों से देखा वो खामोश हो गई। रुबाब उनका खाना लिए अंदर ही आ गई थी। अब वो सब खामोशी से खाना खा रहे थे। रुबाइशा ने खाया कम था और बेटे को ज़्यादा देखा था। बासित ने अपने कपड़े उसे दिए, जिसे बिना कुछ कहे वो थाम गया। उस वक्त लफ्ज़ मायने नहीं रखते थे। वो चेंज करके आकर अपने बेटे के साथ लेट गया था और आंखें मूंद गया। रुबाइशा कई लम्हे उन दोनों को देखती रही, जिसमें उसकी जान बसती थी। दुरेद ने सुबह भी उससे कोई बात ना की थी। उसकी दवा उसे देते उसने हाजिक को चूमा और निकल गया। आज छुट्टी कर लेते, बासित ने कहा। नहीं, काम बहुत है। उसका क्या करना है अब? बस मौत के बदले मौत होती है, वो सख्त लहजे में कहता रुबाब को साथ लगाता निकल गया। वहां जाकर उसने सारी सूरत हाल को देखा और उस औरत के पास गया। परवीन हक का नक्शा बिगाड़ दिया गया था। वो सामने कुर्सी पर बैठा और उसे देखने लगा। मुझे माफ। खामोश, एक लफ्ज़ नहीं। मरने वाले मौत से पहले रब को याद करते हैं,
तुम भी कर लो। मेरी बात। दुरेद ने अपने पीछे खड़ी लेडी कांस्टेबल को बुलाया। एक डंडा चाहिए मुझे। उसके सोने के बाद वो आहिस्ता से उठा और अलमारी से लिफाफा निकालकर उसके बिस्तर के करीब रखा और बाहर निकल गया। मैं तुम्हारी नज़रों की वो बेयकीनी भूला नहीं हूँ मन्नत शाह, लेकिन तुम्हें सज़ा देने का जब भी सोचता हूँ मेरा दिल मुझे दगा दे जाता है। उस घर के करीब गाड़ी रोकते वो अंदर दाखिल हुआ जहाँ उमर और ताशा मौजूद थे। वो जाकर बैठ गया। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। अब क्या करना चाहते हो? तुम्हारी बहन बताएगी सब। पुरसकून लहजा था। क्या सब? क्या उसने तुम्हें डराया है? तुम पर किस चीज़ का दबाव नहीं, तुम पर किसी चीज़ का दबाव नहीं है ताशा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा से। इससे मत डरना तुम, इसे बोलने दो। तब रेस शाह ने कहा तो वहाँ खामोशी छा गई। कई सालों से ये बात खुद में छुपाए बैठी हूँ, समझ नहीं आता कैसे बताऊँ। कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस तरह आजमाएगी। जिस शख्स को मैंने जलीलो रुसवा किया, किस्मत मुझे उसी के आगे झुका देगी। ताशा, हकीकत बताओ। उसके जज्बात से अच्छे से आशना था वो, इसीलिए नहीं चाहता था कि वो कुछ कहे। उस दिन जो भी सब हुआ वो सब मैंने किया था। तबरेज़ शाह के घर पर जाना और वो सब मैंने प्लान तैयार किया था। इन सब का मकसद सिर्फ तबरेज़ शाह को इस हाल तक पहुंचाना था कि वो मुझे कबूल कर ले। मैंने तबरेज़ शाह के आने जाने पर नज़र रखी। मन्नत उन दिनों यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और तबरेज़ शाह के बस कुछ आखिरी दिन थे यूनिवर्सिटी में। तभी मुझे जो करना था बहुत जल्दी करना था। मैंने कैफ़े में तबरेज़ शाह को बैठे देखा तो मुस्कुराती उसके पास गई और साथ बैठने की इजाज़त मांगी। तबरेज़ शाह आपकी काफ़ी मदद किया करता था माली तौर पर, तो मुझे भी शायद उसकी मदद की ज़रूरत हो, इसीलिए बैठने की इजाज़त दे दी। मैंने उसे अपने सब्जेक्ट में मदद मांगी थी। उसके मुताबिक उस दिन मेरा टेस्ट था और मुझे 2 टॉपिक्स नहीं आते थे जो तबरेज़ शाह ने मुझे समझा भी दिए। बदले में मैंने ज़िद की कि वो मुझसे कॉफ़ी पिए, क्योंकि उसने इतने अच्छे से सब कुछ समझाया था मुझे, मेरी मदद की थी। तब रेस शाह ने मना किया लेकिन मैं डटी रही तो उसे मानना पड़ा। मैं अपने प्लान में कामयाब होती उसकी कॉफ़ी में नशा आवर गोलियां मिलाकर उसे पिला चुकी थी और छुपकर उसकी गाड़ी तक उसके पीछे आई। रिक्शे में उसका पीछा किया और उसके फ्लैट में पहुंची। अंदर जाना एक मरहला था, लेकिन चूंकि तब रेस शाह खुद भी नशे में था इसलिए दरवाज़ा लॉक नहीं किया था उसने। मैं अंदर घुसी और छुप गई। तब रेस शाह भारी होते सर को संभालते हैरान था अपनी हालत पर और दरवाजे का ध्यान आते ही लॉक लगा कर आया और बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने वो कहते खामोश हुई और झुका सर मजीद झुका दिया अपना। फिर उमर की आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी उस वक्त। मैंने उसकी शर्ट उतार कर खुद पहन ली और फिर अपने आप की हालत ख़राब करके आपको वहाँ बुला लिया और आगे आप सब जानते हैं। वहाँ कई लम्हों के लिए खामोशी छा गई। तब रेस शाह खड़ा हुआ तो उमर होश में आया। दोनों बहन भाइयों के सर आज झुके हुए थे। उमर कदम कदम चलता हुआ ताशा के करीब गया और चटाक 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 पैर दर पैर कई थप्पड़ उसे दे मारे। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरी बहन हो ताशो। भाई, मुझे सज़ा मिल गई मेरे किए की। मैंने इस शख्स को पागलों की तरह चाहा, पागलों की तरह। मेरी मोहब्बत इश्क में कब बदली मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो रोती अपने बाल नोचते बोली। उमर को अपनी बहन पर तरस आया तो उसे गले लगा गया। अब वो उसे समझा रहा था उसके शादी ना कर अब वो समझा था उसका शादी ना करने का मकसद। किस्मत ने उससे बदला ले लिया था, उसी शख्स से मोहब्बत करवाकर जिसकी वो गुनाहगार थी। भाई भाई से बोले मुझसे मुझसे शादी कर ले, मुझे अपना नाम दे दे, फिर चाहे कभी मेरा मुंह ना देखे। भाई से बोले मुझ पर तरस खाए। तब रेस शाह उठ खड़ा हुआ। आज के बाद मैं तुम दोनों से कभी नहीं मिलना चाहूँगा और यकीन करता हूँ मुझसे, मेरी ज़िंदगी से और मेरी बीवी से तुम दोनों दूर रहोगे। मैं चाहता तो कोई एक्शन ले सकता था, लेकिन इसे इसकी सज़ा मिल गई और जो शख्स एकतरफा मोहब्बत का मारा हो ना, उसके लिए कोई सज़ा और उसके लिए इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती कि उसका महबूब उससे मोहब्बत ना करता। मैं भूल जाऊंगा सब कुछ इस घर से कदम बाहर निकाल मैं भूल जाऊंगा सब इस घर से कदम बाहर निकालते ही। खुदा हाफिज। भाई इससे बोले मुझ पर तरस खाए, मेरी मोहब्बत को यूं रुसवा ना करे। वो चीखने लगी। शाह। उमर की आवाज़ पर उसके कदम रुके लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बोलो एक आखिरी बार। क्या तुम आगे कहने की हिम्मत ना हुई? इकलौती बहन यूं तड़प रही थी और एक बार भीख मांगना चाहता था वो उसके लिए। यहीं रुक जाओ, आगे एक लफ्ज़ नहीं। मेरी बीवी से आगे मुझे कुछ नहीं।
और उससे बेवफाई तो मैं मर कर भी नहीं कर सकता। इसकी वजह से उसे तकलीफ पहुंची। मैंने उसकी आंखों में खुद के लिए बेयकीनी देखी जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। मैंने इसे माफ़ किया, लेकिन इतनी हैसियत कोई औरत नहीं रखती इस दुनिया में जो मन्नत शाह की बराबरी कर सके। वो कहता बाहर निकल गया। ओके सर, ऐसा ही हो। जब उसको ये लगे तो उसकी चीखें बाकी तमाम कैदियों तक जानी चाहिए, उसने कहा तो परवीन हक का सांस सूखा। उसने आगे बढ़ते उसके पाँव पकड़ना चाहे। वो खड़ा होता एकदम 2 कदम दूर हुआ जब लेडी कांस्टेबल वापस आई। चलो शुरू हो जाओ, पहले कमर पर, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटते टूटते बचनी चाहिए, उसने कहा तो लेडी कांस्टेबल ने ऐसा ही किया। उसकी चीख यकीनन उस थाने में मौजूद तमाम कैदियों ने तो सुनी ही होगी। अब तक आवाज़ नहीं गई, अब पेट में मारो, उसने नया हुक्म जारी किया। उसके पेट में मारते ही उसकी एक चीख बरामद हुई। च उसके मुंह से खून नहीं निकला। उसने कहा उस वक्त उसकी नज़र में रुबाइशा दुरेद यज़दानी की वो हालत थी जो उस औरत ने की थी। लेडी कांस्टेबल ने फिर से वार किया, लेकिन अब की बार वो बेदम हुई थी, लेकिन खून नहीं निकला था अब भी। दम नहीं है तुम में? अच्छा चलो अब सर पर मारो, वहाँ निशान पड़ना चाहिए। हाजिक के सर के निशान को याद करते वो बोला, सर ये मर जाएंगी। अच्छा, लेकिन इसके मुंह से जब तक खून निकल कर इसकी गर्दन तक ना बह कर आए इस पर वार करती रहो। हाथ रुके तो तुम्हें इस हालत में पहुंचा दूंगा। वहाँ मौजूद लोगों ने उसका ये वहशतज़दा रूप पहली बार देखा था। वो तो एक सुलझा हुआ शख्स था, लेकिन शायद हर मर्द अपने प्यार के लिए ऐसा ही होता है। उसके मुंह से खून निकलते ही उस लेडी कांस्टेबल ने उसे छोड़ा और उसके मरने की खबर दी थी उसे, जिसे सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ था घर जाने के लिए। उन आदमियों जो उसके साथ थे उनके साथ भी उसने यही सलूक किया था। उस आदमी को तो सख्त सजा दी थी जिसने वार किया था रुबाइशा पर। शाम के 7 बजे वो घर दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में गया। चेंज करने के बाद वो बाहर आया, खाना खाया और फिर आराम करने चला गया। उन सब में उसने रुबाइशा को बुलाना तो दूर देखना भी गवारा नहीं किया। धुरेद, रुबाइशा ने उसे लेटते देख पुकारा, लेकिन जवाब निदार। उसका दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था। उसने हाजिक को बेबी कॉट में डाला और उसके पास हुई। मुझे सोना है और तुम भी सो जाओ। उसकी आवाज़ संजीदगी की हदों पर थी जिस पर वो थमी थी।